ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ कंबशन को हम लोग डेल्टा एच नॉट कंबशन ये भी इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है भाई, ये होता है बेसिकली जब हम लोग किसी भी कंपाउंड के एक मोल को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करवाएंगे तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उसे हम लोग डेल्टा एच नॉट कंबशन कहते हैं। ठीक, और ये जनरली मैंने आपको बताया नेगेटिव होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, और इस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे पिछली क्लास में। तो अब हम लोग इसी पर बेस्ड आज कुछ और अच्छे सवाल करने जा रहे हैं रिलेटेड टू एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। प्लीज नोट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि हीट रिलीज्ड during combustion of 10 mole mixture, heat released during combustion of 10 mole of mixture of CH4 gas and C2H4 गैस, 10 मोल मिक्सचर है मीथेन और इथीन का। ठीक है, इज 9000 किलो जूल्स। ठीक है, अच्छा, फिर हमको दिया हुआ है डेल्टा एच नॉट कंबशन फॉर मीथेन गैस इज इक्वल्स टू माइनस 600 kilojoule per mole and delta H naught combustion for C2H4 that is ethene gas is equals to minus 1000 kilojoule per mole, right? और निकालना क्या क्या है भाई, फाइंड नंबर 1 the mole percentage of CH4 in mixture, ये चीज निकालनी है, मोल परसेंटेज ऑफ CH4 in mixture। एंड नंबर 2 निकालना है the moles of O2 used in combustion। O2 का कितना मोल खर्चा हुआ होगा इस पूरे मिक्सचर के कंबशन के लिए। मिक्सचर क्या है ये जानकारी हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है। 10 मोल मिक्सचर है CH4 और C2H4 गैस का। ठीक है, तो टेक 2 minutes ऑफ टाइम एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अटेम्प्ट करिए, फिर डिस्कस करते हैं इसे। ओके, तो आइए देखिए प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। तो हमें बोला गया है कि हमारे पास एक मिक्सचर है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि कोई कंटेनर वगैरह है हमारे पास, लेट्स। ठीक है, और इस कंटेनर में टोटल 10 मोल प्रेजेंट है और 2 गैसेस हैं। एक गैस है CH4 गैस और दूसरी गैस है C2H4 गैस। ठीक है, मीथेन और इथीन। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो हमें डेल्टा एच कंबशन और डेल्टा एच कंबशन ऑफ मीथेन CH4 और C2H4 इन दोनों का डेल्टा एच कंबशन हमें अलग से दिया हुआ है। ठीक है, तो मीथेन का डेल्टा एच कंबशन की रिएक्शन अगर लिखी जाए तो इसका मतलब बच्चों 1 मोल मीथेन को आप ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाओ। इससे प्रोडक्ट आप जानते हो, पिछली क्लास में डिस्कस हुआ है, CO2 गैस प्लस H2O। कुछ नहीं लिखा है तो टेम्परेचर को 25 मानो और लिक्विड लगा दो यहाँ पर। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ पर 2 लगा दो। अब डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ मीथेन जो है वो दिया हुआ है -600 के बराबर। यानी कि 1 मोल मीथेन को जब आप ऑक्सीजन के साथ कंबशन कराओगे तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में, एंथैल्पी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में। ठीक है, तो 1 मोल मीथेन का जब कंबशन हो रहा है तो 600 किलो जूल हीट रिलीज हो रही है। तो डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ
CH4 गैस ये -600 किलो जूल पर मोल के बराबर दिया हुआ है, यानी कि एक मोल मीथेन से 600 किलो जूल हीट रिलीज होती है। ठीक है, अच्छा इसी तरह आप इथीन वाला देखो, इथीन के बारे में क्या बात हो रही है? C2H4 गैस प्लस O2 गैस goes to CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। यहां पर भी यही रिएक्शन होगी, ये भी हाइड्रोकार्बन ही है। इस इक्वेशन को हम बैलेंस करें, कार्बन यहां पर 2 दिख रहा है तो यहां पर हम लोग 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन 4 है तो यहां पर हम लोग 2 लगाएंगे, और 2 2 4 और 2 6, ऑक्सीजन 6 हो गया तो यहां पर 3 लगाएंगे। और C2H4 का हमको क्वेश्चन में जो डेल्टा H नॉट कंबशन ऑफ C2H4 गैस दिया हुआ है, दैट हैज बीन गिवन एज -1000 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और डेल्टा H नॉट कंबशन को हम लोग 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस के लिए डिफाइन करते हैं। इसका मतलब ये निकल रहा है कि जब हम 1 मोल C2H4 को जलाते हैं, इसका कंबशन करवाते हैं, तो 1000 किलो जूल हीट रिलीज होती है, और मीथेन का कंबशन कराते हैं तो 600 किलो जूल हीट रिलीज होती है। अब मेरे पास इन दोनों का 10 मोल मिक्सचर है। मैंने मान लिया कि इस मिक्सचर में x मोल मीथेन है, लेट्स से मैंने मान लिया x मोल मीथेन है। अगर मीथेन x मोल है, CH4 x मोल है, तो C2H4 का बच्चों मैं बोल सकता हूं कि 10 - x मोल हो जाएगा। ठीक, अच्छा भाई, अब x मोल मीथेन का कंबशन करवाने पे कितनी हीट रिलीज होगी? 600 इंटू x, क्योंकि एक मोल से 600 होती है ना, और माइनस साइन तो बस ये बता रहा है कि हीट रिलीज हो रही है। तो अगर हीट रिलीज के मैग्नीट्यूड की बात करें तो x मोल से हीट रिलीज होगी 600x, और 10 - x मोल से हीट रिलीज होगी, 10 - x मोल ऑफ C2H4 से हीट रिलीज होगी इंटू 1000 कर देंगे। और क्वेश्चन बनाने वाले ने ये बोला है कि टोटल हीट जो रिलीज हुई है वो 9000 किलो जूल्स रिलीज। तो बस आपकी ये बन गई एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप करो सॉल्व, और यहां से फट से आप x का वैल्यू निकाल दो। तो 2 0 मतलब 100, ये तो कैंसिल आउट कर ही दो आप, तुरंत दिख रहा है। अब फर्दर इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6x प्लस 100 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 90। तो इसका मतलब निकलेगा 4x इज इक्वल्स टू 10, और इसका मतलब निकलेगा x इज इक्वल्स टू 2.5, यानी कि 10 मोल के मिक्सचर में 2.5 मोल्स। x किसको माना था हमने? CH4 को। तो 10 मोल के मिक्सचर में 2.5 मोल CH4 का है। तो मोल परसेंट ऑफ CH4 in the mixture obviously will be equals to CH4 का मोल अपॉन टोटल मोल into 100, जो कि सॉल्व करने पे ये बात समझ में आनी चाहिए 25% के बराबर आ जाएगा। हो गया, बस मीथेन का मोल परसेंट आ गया। लो, और क्या पूछा भैया? और चलते हैं क्वेश्चन के पास एक बार फिर से। ठीक है, तो क्वेश्चन में और क्या बोला गया था? मोल्स ऑफ O2, कि इस मिक्सचर के लिए कितना मोल ऑफ O2 खर्चा होगा, सेकेंड पार्ट। तो अब देखो, तुम्हें मिक्सचर का कॉम्पोजिशन पता चल चुका है, यू नो द कॉम्पोजिशन ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो तुम्हारे पास 2.5 मोल्स मीथेन का है। बैलेंस्ड इक्वेशन तुम्हारी आंखों के सामने लिखी हुई है। 2.5 मोल मीथेन का कंबशन कराने के लिए 1:2 का रेशियो है मीथेन और O2 के बीच में। तो 2.5 मोल मीथेन के लिए हम गारंटी के साथ ऐसा बोल सकते हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है, कि 5 मोल ऑक्सीजन खर्चा होगा। ठीक है, और C2H4 में अगर हम लोग आ जाएं तो C2H4 इथीन का हमारे पास 7.5 मोल है, और ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड है, आंखों के सामने दिखाई दे रही है। 1:3 का रेशियो है, 1:3 का रेशियो है, तो 7.5 मोल के लिए यानी ट्रिपल, 3 गुना। तो 3 गुना का मतलब हो गया 22.5 मोल O2 यहां पे लगेगा, 5 मोल O2 यहां पे, 22.5 यहां पे। तो टोटल आप दोनों को जोड़ दो, बस हो गया। तो टोटल मोल्स ऑफ O2 आ जाएगा, है ना, ऊपर यही लिख दे रहा हूं मैं, है ना, इधर ही लिख दे रहा हूं, देखो। तो टोटल मोल्स ऑफ O2 टोटल ये कितना हो जाएगा? 5 मोल प्लस 22.5 मोल, which will be equals to 27.5
27.5 मोल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन करिए इसको सब लोग जल्दी से। चलिए आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी से मिलता जुलता है, ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करना है आपको खुद से। तो बोला गया है 12 ग्राम ऑफ कार्बन सॉलिड reacts with O2 gas to form a mixture of CO gas and CO2 gas at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एंड कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर तो सिर्फ इसलिए बोला गया ताकि आप जो भी हीट वीट को बोला जाए उसको आप क्या बोलो, डेल्टा एच बोलो, ठीक है। अच्छा, फिर बोला गया 75 किलो कैलोरी, 75 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज रिलीज्ड एंड नो कार्बन इज लेफ्ट, मतलब जितना भी कार्बन आपने लिया था that has been completely consumed, no carbon is left. Delta HF naught of CO gas is equals to minus 24 kcal per mole. Delta HF naught of CO gas is equals to minus 24 kcal per mole, ठीक है। और बोला गया है कि डेल्टा एच एफ नॉट ऑफ CO2 गैस इज इक्वल्स टू -95 के कैल, मतलब किलो कैलोरीज पर मोल, एंड इट हैज बीन आस्क्ड इन द प्रॉब्लम फाइंड द मास ऑफ O2 कंज्यूम्ड, ठीक है। सो अटेम्प्ट करिए इसको, फिर इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक एट द सोल्यूशन। बोला गया है कि हम लोग के पास 12 ग्राम कार्बन है। 12 ग्राम कार्बन मतलब 1 मोल कार्बन हो गया। कार्बन सॉलिड है, तो मैंने आपको बोला है खाली कार्बन सॉलिड लिख के बोला जाए तो उसको ग्रेफाइट इन जनरल मान लिया करो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग इसका O2 के साथ कंबशन करवा रहे हैं और मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 बन रहा है। तो बेसिकली दो अलग अलग रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में पढ़ा था, पैरेलल रिएक्शंस, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो दो अलग अलग रिएक्शंस हो रही हैं और CO और CO2 दोनों बन रहा है, मिक्सचर ऑफ CO और CO2 बन रहा है। और कांस्टेंट प्रेशर वगैरह का तो बस इतना सा रोल है कि जो भी हीट वगैरह रिलीज है उसे हम लोग डेल्टा एच बोल सकते हैं, बिकॉज वी नो from our previous studies that delta H is equals to QP, the heat exchanged at constant pressure, ये बच्चों डेल्टा H के बराबर होता है, ठीक है। तो अब जो दो रिएक्शंस हो रही हैं वो जरा लिख लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक। अच्छा, हमको डेल्टा HF नॉट ऑफ CO और CO2 दिया हुआ है, तो डेल्टा HF नॉट ऑफ CO का मतलब हो जाएगा कि हम लोग 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएं। किससे बनाए? फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट से बनाए। तो 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने पर, ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग लिखेंगे। और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H नॉट है वही डेल्टा HF नॉट है CO, मतलब इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है उसी को हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाएगा। ये डेफिनेशन से हमें समझ में आ रहा है। तो बेसिकली इस रिएक्शन का जो डेल्टा H है बच्चों, नॉट चाहो तो लगा दो यहाँ पे, वो -24 किलो कैलोरी पर मोल है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी रिएक्शन क्या है? CO2 का फॉर्मेशन। तो CO2 के फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या लिखेंगे? 1 मोल CO2 बनाना है। किससे बनाना है? एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट से बनाना है। तो C सॉलिड प्लस O2 गैस गोस टू CO2 गैस। 1 मोल CO2 बनाना है। इस रिएक्शन का डेल्टा H नॉट कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है -95
किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, अब हम लोग वापस से क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये दो रिएक्शन हमने लिख ली जो हो रही हैं और दोनों का डेल्टा एच लिख लिया। ठीक है, अब वापस से क्वेश्चन के पास अगर हम लोग चलें तो हमें यहाँ पर बच्चों 12 ग्राम कार्बन दिखाई दे रहा है। 12 ग्राम कार्बन का मतलब 1 मोल। ठीक, लेकिन वो जो 1 मोल कार्बन है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक रिएक्शन में गया है, क्योंकि CO भी बना है प्रोडक्ट में और CO2 भी बना है। तो जो टोटल 1 मोल कार्बन है वो इन दोनों में मिला जुला कर है। तो मैंने क्या किया कि मान लिया कि लेट अस से टोटल 1 मोल में से इस वाली रिएक्शन में गया x मोल। ठीक, अब इस वाली रिएक्शन में x मोल गया तो जो नीचे वाली रिएक्शन है CO2 वाली उसमें कितना जाएगा 1 माइनस x मोल। ठीक, अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन में CO वाली ऊपर वाली रिएक्शन की बात कर रहा हूं, इसमें यदि 1 मोल कार्बन रिएक्ट करता है तो 24 किलो कैलोरी हीट रिलीज करता है, माइनस साइन है। ठीक है, तो x मोल कार्बन अगर रिएक्ट करेगा तो हीट कितनी रिलीज करेगा 24x, प्लस इस रिएक्शन में अगर 1 माइनस x मोल कार्बन रिएक्ट करेगा तो हीट कितनी रिलीज करेगा 1 माइनस x इंटू 95, इतनी हीट रिलीज करेगा। तो x इंटू 24 प्लस 1 माइनस x इंटू 95, हम खाली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव तो बस हमको ये बता रहा है कि हीट रिलीज्ड, तो इतनी टोटल हीट रिलीज हो रही है। और ये हीट क्वेश्चन के अनुसार बोली गई है कितने के बराबर, दिस हैज बीन गिवन इक्वल्स टू 75 बोला गया है क्वेश्चन में से। ठीक है, तो बस आप इसकी वैल्यू 75 पुट कर दो यहां से। ठीक है, अच्छा फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 75 पुट करने के बाद इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी यहां से, है ना। तो x की वैल्यू देखो कितनी आती है 24x प्लस 95 माइनस 95x इज इक्वल्स टू 75। ठीक है, तो 90 ये हो गया कितना 95 माइनस 75, तो ये तो 20 हो गया। और इधर कितना आ गया 95 में से 24, तो 75 और फिर 4 और 71x आ रहा है। तो x का वैल्यू यहां से आ रहा है 20/71। ठीक है, तो 20/71 ये x का वैल्यू आ रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि कितना मास ऑफ O2 कंज्यूम होगा। तो ये हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं बच्चों। भाई इसके x मोल के लिए O2 कितना लगता है हाफ, तो लगेगा x/2। और यहाँ पे 1 माइनस एक्स के लिए O2 कितना लगेगा 1:1 का रेशियो है, तो 1 माइनस एक्स लगेगा। ऊपर वाले रिएक्शन में हाफ का रेशियो है तो x के लिए x/2, यहाँ पर 1:1 का रेशियो है तो 1 माइनस एक्स के लिए 1 माइनस एक्स। तो टोटल O2 कितना कंज्यूम हुआ, टोटल टोटल टोटल, तो टोटल मोल्स ऑफ O2 टोटल, दिस विल बी इक्वल्स टू पहली रिएक्शन में x/2 प्लस 1 माइनस एक्स। सो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 1 माइनस x/2, इतना मोल O2 कंज्यूम हुआ है। x की वैल्यू हमारे पास आ ही चुकी है, यहां पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, O2 का मोल्स आ जाएगा और फिर 32 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद आप मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक ट्रिक है जो प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा यूज होगी, बट पहले मैं डायरेक्टली आपको वो ट्रिक नहीं बताता हूं। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन है कि डेल्टा H नॉट कंबशन फॉर C2H2 गैस इज इक्वल्स टू x1 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, डेल्टा H नॉट कंबशन फॉर C6H6 liquid is equals to x2 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। तो C2H2 गैस का डेल्टा H नॉट कंबशन दिया हुआ है, C6H6 लिक्विड का डेल्टा H नॉट कंबशन दिया हुआ है, और बोला गया है कि फाइंड
डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन, और रिएक्शन क्या दी हुई है, 3C2H2 गैस गोज टू C6H6 लिक्विड। इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट निकालना है। ठीक, अब जो एक जनरल तरीका इस क्वेश्चन को करने का है कि भाई ये हमारी एक टारगेट इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें लानी है, ठीक है, और दो इक्वेशंस हमको दी हुई है, मतलब इक्वेशन डायरेक्टली नहीं दी है, लेकिन डेल्टा एच नॉट कंबशन फॉर C2H2 तो हम लोग लिख सकते हैं ना भाई। डेल्टा एच नॉट कंबशन फॉर C2H2 का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 मोल C2H2 को ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाया जाए, तो 1 मोल C2H2 का ऑक्सीजन के साथ कंबशन करा देते हैं। प्रोडक्ट मालूम है हमको, इससे मिलेगा CO2 गैस प्लस H2O, कुछ नहीं बोला गया तो लिक्विड लिखेंगे टेम्परेचर को 25 मानते हुए, और फिर इसको बच्चों बैलेंस करेंगे, इसका 1 ही मोल रहना चाहिए, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और हाइड्रोजन तो बैलेंस है ही है, और 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2। तो इस रिएक्शन का, ये वाली जो रिएक्शन मैंने पेपर पे अभी लिखी, इस रिएक्शन का हम लोग डेल्टा एच नॉट जानते हैं। वो डेल्टा एच नॉट कितने के बराबर है, उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में x1 के बराबर दी हुई। अब जो एक्चुअल क्वेश्चन होगा उसमें x1 की कुछ वैल्यू रहेगी, जो भी है ना, अभी हमको वैल्यू से मतलब नहीं है, तो x1 दी हुई, तो ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट मुझे मालूम है कितना है, x1 के बराबर 1 मोल C2H2 का कंबशन हो रहा है। इसी तरह से जो दूसरी वाली रिएक्शन है उसमें C6H6 बेंजीन का मुझे डेल्टा एच नॉट कंबशन दिया हुआ है, तो बेंजीन वाली रिएक्शन भी मैं लिख सकता हूँ, O2 के आगे यहाँ पर भी गैस लगा देता हूँ, ठीक है, तो O2 के आगे गैस लगाऊं यहाँ पर, तो यहाँ से मुझे फिर से मिल जाएगा भाई CO2 गैस और हाइड्रोकार्बन है, तो H2O लिक्विड, यही मिलेगा यहाँ पे बच्चों, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 6 लगा देंगे, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 लगा देंगे, ठीक है, और 6 2 12 और 3 15, तो यहाँ पर हम लोग 15/2 लगा देंगे। ये एक दूसरी रिएक्शन है जहाँ पे 1 मोल C6H6 का कंबशन हो रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन का भी डेल्टा एच मुझे मालूम है, वो कितने के बराबर है, वो x2 के बराबर है। तो मुझे क्वेश्चन में ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं जिनका डेल्टा एच का वैल्यू आई नो, ठीक है, और ये एक अननोन, मतलब ये एक टारगेट इक्वेशन है कि ये इक्वेशन हमें लानी है। तो मैंने थर्मोकेमिस्ट्री की पहली क्लास में भी तुम्हें समझाया था कि बच्चों ये काम थर्मोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा करना होता है कि कोई 2 इक्वेशन दे दिया जाएगा, 2 3 जितना भी दे दिया जाएगा, और उससे कोई एक टारगेट इक्वेशन हमको लानी होती है, ठीक है। तो ये हमारी टारगेट इक्वेशन है। अब हमको ये वाली इक्वेशन लानी है, तो इन दोनों इक्वेशंस में हम लोग क्या चेंज करें, किस तरह से सोचें। अब देखो, मुझे इस इक्वेशन में 3C2H2 दिख रहा है, ठीक है, अच्छा, और 3C2H2 मुझे रिएक्टेंट साइड पे दिख रहा है। ये जो गिवन इक्वेशंस हैं, इसमें C2H2 सिर्फ, जो 2 इक्वेशंस गिवन है मेरे पास, उनमें C2H2 मुझे सिर्फ ऊपर वाली रिएक्शन में दिख रहा है। मुझे रिएक्टेंट साइड पर चाहिए और रिएक्टेंट साइड पर ही है, लेकिन यहां पर 3 मोल है और यहां पर 1 मोल है। तो इस एनालिसिस को करने के बाद मेरे मन में ये, मतलब ये थॉट आ रहा है, ये मतलब मैं श्योर हो गया कि मुझे इस वाली इक्वेशन को मुझे अब क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सब कुछ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो ये अभी क्या बन जाएगा, ये जो 5 था ये बन जाएगा 15। अच्छा, ये 2 से जो है ये क्या बन जाएगा, मैं इधर ही बना दे रहा हूं, ये बन जाएगा 6, ठीक, और यहां पर आ जाएगा 3, ठीक है। और अगर इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो उसका जो एंथैल्पी है वो भी अभी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, फिर दूसरी वाले पे आते हैं, तो ये तो मैंने क्रिएट कर दिया यहां पर। अच्छा, और मुझे क्या दिख रहा है, और मुझे C6H6 लिक्विड दिखाई दे रहा है। C6H6 लिक्विड सिर्फ इस सेकंड वाली रिएक्शन में है, मुझे 1 मोल चाहिए, 1 ही मोल है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट साइड पर है, और ये जो गिवन इक्वेशन है, मतलब मुझे प्रोडक्ट साइड पर चाहिए, और ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें रिएक्टेंट साइड पर। तो इस वाली इक्वेशन को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा। इसको मैं उलट दूंगा तो जो C6H6 है वो प्रोडक्ट साइड पे चला जाएगा, तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया।
तो इसको रिवर्स किया तो मेरे पास आ गया 6CO2 प्लस 3H2O गोस टू C6H6 लिक्विड प्लस 15/2 O2 गैस। ठीक है, और CO2 के आगे गैस लगा दो और H2O के आगे लिक्विड लगा दो। लेकिन जब मैंने रिएक्शन को पलटी मार दिया है तो एंथैल्पी जो पहला था वही थोड़ी ना रहेगा, अब एंथैल्पी का साइन चेंज हो जाता है, ये मैंने आपको बताया है। तो इसका अगर डेल्टा H x2 था तो इसका डेल्टा H बच्चों भी क्या हो जाएगा, -x2 के बराबर हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। और अब अगर ये क्वेश्चन 100% बनाने वाले ने अगर 100% सही बनाया है, क्वेश्चन में कुछ गलती नहीं है, तो इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को ऐड कर देने पे मेरे पास जो टारगेट इक्वेशन है वो 100% आ जानी चाहिए, यदि क्वेश्चन सही है तो एक बार चेक कर लो ऐसा हो रहा है क्या टारगेट इक्वेशन आ जा रही है। इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को ऐड कर दो आप। तो देखो भाई, ऐड करोगे तो बच्चों ये 6CO2 और 6CO2 कैंसिल आउट हो रहा है, 3H2O और 3H2O कैंसिल आउट हो रहा है, 15/2 O2 और 15/2 O2 ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। मैथमेटिकली ऐड करते हैं, यही है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो बस इन सबको मैंने मैथमेटिकली ऐड कर दिया और ऐड करके मेरे पास 3C2H2 गैस गोस टू C6H6 लिक्विड, जो मेरी टारगेट इक्वेशन थी वो मुझे मिल गई। यही तो थी मेरी टारगेट इक्वेशन। ठीक, ये कैसे आई, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को ऐड करने पर आई। ठीक, और दो इक्वेशंस अगर ऐड होती हैं तो हेसेस लॉ बोलता है कि उनके डेल्टा H भी ऐड हो जाते हैं। तो डेल्टा H को आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर 3x1 - x2 आ जाएगा। ठीक, तो ये तो देखो एक जनरल तरीका है, और इस तरह से तुम थर्मोकेमिस्ट्री का कोई भी सवाल कर सकते हो, कोई भी सवाल, है ना, इजी से लेकर मुश्किल से मुश्किल तक। ठीक, लेकिन इतना जिंदगी में समय नहीं है ना हमारे पास यार कि वो इक्वेशन लिखें फिर क्रिएट करें। और अभी तो क्या दो ही चीजें थी, और कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होती मान लो 3-4 चीजों का दे दिया जाता। तो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं एक वेरी वेरी यूजफुल ट्रिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल ट्रिक। और खास करके जो नीट के बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ध्यान दें, आईटी वाली भी ध्यान दें, ऐसी बात नहीं है, बट नीट वाले बच्चे, उनके लिए टाइम जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर, क्रूशियल फैक्टर होता है। तो वेरी यूजफुल ट्रिक क्या है कि मान लो कि कोई एक जनरल रिएक्शन है AA प्लस BB गोस टू CC प्लस DD। ठीक, अब इससे पहली वाली क्लास में तुमने किसी रिएक्शन का डेल्टा H0 ऑफ द रिएक्शन फॉर्मेशन के टर्म्स में लिखना सीखा था, हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में। हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में क्या करते थे, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट करते थे ना, टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये तुम लिखना जानते हो, किसी भी रिएक्शन के डेल्टा H0 को इस तरह से लिखा जा सकता है जब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के टर्म्स में लिख रहे हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना हो। ठीक, अगर यही लॉजिक कंबशन के टर्म्स में लगाना है, मतलब मान लो कि मेरे पास एक सिचुएशन है कि ये रिएक्शन है, मुझे A का, B का, C का और D का कंबशन पता है, डेल्टा H0 कंबशन पता है, फॉर्मेशन नहीं, कंबशन पता है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना कि अगर कंबशन करना है तो फॉर्मेशन का जस्ट उल्टा कर दो। जस्ट उल्टा से मेरा मतलब है कि अब तुम रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बस इतना काम कर दो, इसका हीट ऑफ कंबशन माइनस इसका हीट ऑफ कंबशन, बात खत्म हो गई। समझ में आ रहा है बात का मतलब, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दो। रिएक्टेंट का मतलब क्या है, रिएक्टेंट का मतलब है टोटल डेल्टा H0 कंबशन। जैसे फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, कंबशन के लिए आप रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दो। ये बहुत काम की चीज है, ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना तुम, तभी खटाखट सवाल होगा। ठीक है, नहीं तो इतना समय लगा के इक्वेशन निकाल के डिराइव करके मल्टीप्लाई करके ये सब करना नहीं है क्वेश्चन। अगर मुझे कंबशन दे दिया गया, ठीक है,
और ये ट्रिक एज सच में क्या भाई ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बता रहा हूँ, मैंने इतने सारे सवाल लगाए तो मुझे करते करते ये समझ में आया कि हाँ भाई जब हम लोग कंबस्शन लिखते हैं तो हमेशा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का फॉर्म आता है। तो अब जैसे मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई लफड़ा नहीं रह गया ना भाई, मुझे C2H2 का कंबस्शन दिया था कितना, ठीक है, इस क्वेश्चन में फिर से ले आते हैं तुम्हें, C2H2 का कंबस्शन दिया हुआ था कितना x1, C6H6 का दिया हुआ था x2, और मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना, तो मुझे इसका भी कंबस्शन पता है, इसका भी कंबस्शन पता है, और जब मुझे रिएक्शन का डेल्टा H0 कंबस्शन के टर्म्स में लिखना है तो मैं रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दूंगा। तो रिएक्टेंट का कितना हो गया भाई 3 मोल C2H2, तो 3 मोल C2H2 का 3x1 और माइनस C6H6 का कितना हो गया -x2। तो एक लाइन में आंसर आ गया। वही आंसर जो तुमने इतना लिख के इक्वेशन मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जोड़ के घटा करके तुमने आंसर निकाला था, वो 1 सेकंड में आप सोच सकते हो, ठीक है। तो कीप दिस इन माइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब भी हमें डेल्टा H0 कंबस्शन दिया हो और हमको रिएक्शन का डेल्टा H0 निकालना हो तो हम लोग बस फॉर्मेशन का उल्टा कर दें, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दें, हमारा काम हो जाएगा इतना कर देने से। ओके, तो अब नेक्स्ट देखिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ डेल्टा H0 कंबस्शन, ठीक है, कि लैब में एक्सपेरिमेंटली एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को कैसे नापा जाता है, ठीक। तो ये काम करने के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको बोला जाता है बॉम्ब कैलोरीमीटर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक रफ फिगर मैंने बनाने की कोशिश करी है यहाँ पर, तो एक बार फिगर समझा देता हूँ क्या क्या है। तो एक हमारे पास क्या है भाई, एक कंटेनर है, उसको हमने अच्छे से इंसुलेट किया हुआ है सबसे पहले तो, है ना, ये सब मतलब उसको डबल जैकेट इंसुलेशन है, उसमें रुई वगैरह भर करके इंसुलेट किया है। इंसुलेट क्यों किया है, ताकि जो भी कुछ अंदर रिएक्शन वगैरह करवाएं और उसमें कुछ हीट अगर रिलीज हो तो वो इस कंटेनर के अंदर ही रहे। तो ये हमारी सबसे पहले आपको दिख रही है इंसुलेटेड जैकेट। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बाकी कंटेनर के अंदर जो है ये हम लोग ब्लू ब्लू जो मैंने दिखाया है दैट इज वाटर, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं कहीं पर कि ये जो हमने अंदर भरा हुआ है कंटेनर के, ये सारी जगह में यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, पानी भर दिया है, दिस इज पानी, ठीक है। तो हाँ वाटर लिखा तो हुआ है, ठीक है, तो ये पानी है, राइट, तो इसको हटा देते हैं। तो ये वाटर हमने इसके अंदर भर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि हमारे पास एक ये कंटेनर टाइप का है, ये पानी इसके अंदर नहीं है, पानी इसके बाहर है, ये अंदर एक कंटेनर है, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉम्ब, यही कैलोरीमीटर है हमारा, है ना। तो ये हमारी मतलब वो साइट है जहां पर रिएक्शन होने वाली है, पानी इसके बाहर है, इसके अंदर पानी नहीं है, ठीक है। और ये नीचे स्टैंड वगैरह कुछ लगा हुआ है, स्टैंड से ये इस तरह से फिक्स्ड है, बाहर बाहर पानी भरा है, और अंदर जो है ये कैलोरीमीटर है जहां पे काम होना है। इस कैलोरीमीटर में एक इनलेट है, मतलब पतला सा एक पाइप सा ट्यूब सा रहता है, जिससे हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। और एक ये स्पून रहता है छोटा सा, जिससे हम लोग जो भी सब्सटेंस जिसका हम लोग डेल्टा H0 कंबस्शन निकालना चाहते हैं, है ना, जिसका हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करना चाहते हैं, तो उस सब्सटेंस को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको जो भी सब्सटेंस है, मान लो आपको मैग्नीशियम का निकालना है लेट्स, ठीक है, तो आप जो भी सब्सटेंस का डेल्टा H0 कंबस्शन निकालना चाहते हो उसका कुछ थोड़ा सा अमाउंट ले लो, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम जितना भी आपको लेना है। तो लेटर से आप मैग्नीशियम का निकालना चाहते हो और मैग्नीशियम का आपने क्या किया कि W ग्राम ले लिया, ठीक है। जो भी सब्सटेंस जिसका आप डेल्टा H0 कंबस्शन निकालने में इंटरेस्टेड हो उसका आप कुछ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मास ले लो। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं कि तुम मान लो तुम बोलो नहीं हम 500 किलो मैग्नीशियम लेके आएंगे, तो इतना सारा मैग्नीशियम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, केवल डेल्टा H0 ही तो निकालना है ना। तो एक्सपेरिमेंट करना है तो थोड़ा मोड़ा 1-2 ग्राम यहाँ पे डालो, ठीक है। और दूसरे वाले इनलेट से, तब जैसे इस स्पून से मैग्नीशियम यहाँ पर पहुंच गया और इस साइड वाले इनलेट से ऑक्सीजन गैस यहाँ भेज दिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन पड़े हुए हैं, और इसमें क्या होता है, इग्निशन वायर होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल स्पार्क जो है वो क्रिएट किया जा सकता है बाहर से सर्किट वगैरह कंप्लीट करके। तो ये जो मैंने अभी बनाया ना ऐसे 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 करके, है ना, जिगजैग मैनर में, दिस इज द इग्निशन वायर, इसको हम लोग इग्निशन वायर कहते हैं। इग्निशन वायर से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट करते हैं।
तो जैसे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट करोगे तो अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करना चालू कर देंगे। ठीक, अच्छा अब ये हो रहा है कंबशन रिएक्शन, मैग्नीशियम का कंबशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये कंबशन है तो भाई रिएक्शन जो है कंबशन की जनरली क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो इस स्पेस में, ये जो कैलोरीमीटर वाली स्पेस है, इसमें जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कंबशन होगा बच्चों, तो इससे हीट रिलीज होगी। ठीक है, और हीट रिलीज अगर होगी तो बाहर वो सब फ्लो करेगी, है ना, हीट रिलीज करेगी तो सिस्टम में बाहर जाएगी। बाहर रखा है पानी, और पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कुछ टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर अगर राइज होगा तो ये जो थर्मोमीटर लगा के बैठे हो ना यहाँ पे, दिस इज द थर्मोमीटर, तो इस थर्मोमीटर में कुछ तुम्हें एक इंक्रीज इन टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या एक्सपेरिमेंट है ये तुम समझ गए। तुमने यहाँ इलेक्ट्रिकल स्पार्क करा के ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, जो भी सब्सटेंस है वहां पे, है ना, उसकी तुमने रिएक्शन करवा दी। कंबशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक, दे विल रिलीज हीट, और ये हीट जब रिलीज होगी कैलोरीमीटर में पास ऑन हो जाएगी, तो उसको एब्जॉर्ब करके देयर विल बी एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिलेगा जो थर्मोमीटर में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक, अब समझिए आप मेरी कुछ बातें बहुत ध्यान से, है ना, ये सब एक्सपेरिमेंट तो क्या है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो खैर पता होना चाहिए, बट है ना, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग समझने जा रहे हैं। सुनो, अब क्या है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन किस टाइप का होगा सीधे मैं ये बता रहा हूं। तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लो वो डेल्टा टी है, क्वेश्चन करोगे तो उसकी कुछ वैल्यू रहेगी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और ये ध्यान रखना कि ये इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है, तो ये डेल्टा है तो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो वो सेम रहेगा। वहां पे ये सब बकवास मत कर देना कि हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे सर, डिग्री में दिया था, है ना, मैं लिख दे रहा हूं ये बात, बहुत पहले से मैं कई बार बता चुका हूं। तो सेम इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन आता है, क्योंकि गैसियस स्टेट में भी हमने डिस्कस किया था, लिक्विड सोल्यूशन में भी किया था कि डेल्टा टी है ये टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा फिर बच्चों क्या होगा कि आपको इस कैलोरीमीटर का टोटल हीट कैपेसिटी दिया रहेगा, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इंक्लूडिंग ऑल इट्स कंटेंट्स, मतलब सब कुछ। कैलोरीमीटर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं भाई, अरे ये थर्मोमीटर है, ये स्टैंड है, स्टरर है, स्टरर तो मिक्स करने के लिए है कि भाई ऐसा ना हो कि हीट एक ही जगह पे रह जाए, तो मिक्स कर देते हैं, पूरी जगह हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो कैलोरीमीटर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ये सब है ना, पानी है। तो इस कैलोरीमीटर की हमको टोटल हीट कैपेसिटी दी रहेगी इंक्लूडिंग ऑल इट्स कंटेंट्स, मतलब इंक्लूडिंग ऑल इट्स कंटेंट्स से मेरा मतलब है पानी वानी और स्टैंड, थर्मोमीटर, स्टरर, सभी तो थोड़ी थोड़ी हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सबको मिला जुला के जो टोटल हीट कैपेसिटी है ऑफ कैलोरीमीटर इंक्लूडिंग ऑल इट्स कंटेंट्स, वो सपोज करिए आपको दिया हुआ है सी टोटल के बराबर, तो ये सी टोटल हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप एक इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि ये जो रिएक्शन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की आपने करवाई है, ये आपने एक कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, भाई आपने इस कैलोरीमीटर के अंदर रिएक्शन हो रही है ना, यहां पे इस जगह पे रिएक्शन हो रही है, और ये कैलोरीमीटर की वॉल्स कैसी हैं, रिजिड वॉल्स हैं, और रिजिड वॉल्स हैं इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें बिल्कुल याद रखना है किसी भी शर्त पे, और वो ये है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइस अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, is a constant volume device unless mentioned otherwise। मतलब बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो इन जनरल अगर बात करें तो वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइस है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन हो रही है, रिजिड कंटेनर में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इतना स्ट्रेस आप क्यों दे रहे हैं इस बात पे, तो बेटा इतना स्ट्रेस इस बात पे इसलिए दे रहे हैं कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइस है तो यहां पर जो भी हीट वगैरह रिलीज होगी ना, उसको तुम डेल्टा यू बोलोगे, डेल्टा एच नहीं बोलोगे, क्योंकि ये जो क्यू आएगा, ये क्यू आएगा क्यू वी, एंड क्यू वी हमने पढ़ा हुआ है वो डेल्टा यू के बराबर होता है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो रिएक्शन चल रही है वो रिएक्शन एक रिजिड कंटेनर में अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन चल रही है।
और इसलिए जो भी हीट का आदान प्रदान है उसे हम लोगों को डेल्टा यू बोलना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। अभी अब आपने क्या किया कि W ग्राम मैग्नीशियम लिया था और W ग्राम मैग्नीशियम को आपने कैलोरीमीटर में डाल करके जला दिया। ठीक, मान लीजिए डेल्टा T इज द राइज इन टेम्परेचर। तो बच्चों जो Q रिलीज है C टोटल है हीट कैपेसिटी, टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर, ये दिया हुआ है, और इसको हम लोग क्या करेंगे डेल्टा T से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास Q रिलीज आ गया। लेकिन ये बात ध्यान रहे ये रिलीज्ड हीट है, ठीक है। तो C टोटल इंटू डेल्टा T, इतनी हीट रिलीज हुई। कहां से रिलीज हुई? ये रिलीज हुई बाय द कंबशन ऑफ W ग्राम मैग्नीशियम, लेट्स से इन दिस केस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, इस केस में मैग्नीशियम, ठीक है। तो अब सपोज करो कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन जब आ गई है कि इतनी हीट रिलीज हुई है, जो कि मैंने डेल्टा T और C टोटल को मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, ठीक। तो क्या इतनी इंफॉर्मेशन से मैं डेल्टा U ऑफ द कंबशन निकाल सकता हूं? डेल्टा U ऑफ द कंबशन, भाई डेल्टा U ऑफ द कंबशन का क्या मतलब हो जाएगा? इट इज जस्ट लाइक डेल्टा H कंबशन विद द ओनली डिफरेंस कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस में है। डेल्टा H कंबशन क्या था कि 1 मोल सब्सटेंस को जलाओ तो जो भी हीट का आदान प्रदान हो रहा है वो डेल्टा H है कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस पे, और डेल्टा U क्या होगा? 1 मोल सब्सटेंस जलाओ कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस पे, तो जो भी हीट का आदान प्रदान है वो डेल्टा U है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब डेल्टा U कंबशन का मतलब बच्चों इसको हम लोग डिफाइन करेंगे फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, फॉर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो हीट रिलीज हुई है पहले तो ये नेगेटिव है क्योंकि ये रिलीज हुई है, लेकिन ये जो हीट रिलीज हुई है ये हीट रिलीज हुई है बाय W ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो अगर हम इस हीट रिलीज को W से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ गया कि 1 ग्राम से कितनी हीट रिलीज हुई, और फिर हमको जो भी सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे हमारे पास आ जाएगा कि टोटल 1 मोल से कितनी हीट रिलीज होती। भाई ये हीट जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि हमने 2 ग्राम मैग्नीशियम डाल दिया, तो ये जो C टोटल इंटू डेल्टा T है बच्चों, ये तो 2 ग्राम मैग्नीशियम से है, तो इसको तुम 2 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 ग्राम से कितनी हुई ये आ जाएगा, और फिर 1 ग्राम से इतनी हो रही है तो 1 मोल से कितनी होगी, उसके लिए तुम्हें जो भी सब्सटेंस है उसके मोलर मास से, M है ये MOLAR, मोलर मास से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करने पे तुम्हारे पास डेल्टा U आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस में हो रहा है, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे सर आप तो डेल्टा H ऊपर लिखे हैं कि डेल्टा H निकालना सिखा रहे हैं, ये तो डेल्टा U आया। तो इसके बाद तुम्हें रिलेशन पता है ना भाई। अब तुम जैसे क्या करोगे, जैसे मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम वाली लिख लो रिएक्शन, तो Mg सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस गोज टू MgO सॉलिड, ठीक है। डेल्टा U पता चल चुका है 1 मोल के लिए, भाई डेल्टा H निकालना तो 1 मोल ही रहना चाहिए। 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज कंबस्टेड विद ऑक्सीजन। तो केमिकल रिएक्शंस के लिए ये रिलेशन हम लोग बहुत पहले ही सीख लिए थे ना, डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है। और अब ऐसे सवालों में तुमने पानी को लिक्विड लिखा है कि गैस लिखा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि डेल्टा Ng निकालना होगा, और कब क्या लिखना है ये तो मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूं, ठीक है। तो ये था पूरा एनालिसिस इसका बॉम्ब कैलोरीमीटर का, ठीक है। 2-3 बातों का बस ध्यान रखना होता है कि हम लोग जो भी हीट रिलीज है पहले तो वो क्या है? नेगेटिव है, तो वो, और वो W ग्राम से है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो उसको हम लोग डेल्टा U बोलेंगे। पहले हम W से डिवाइड कर देंगे जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 ग्राम का, फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर मोल आ गया, और फिर जो भी सब्सटेंस का कंबशन हो रहा है उसकी रिएक्शन लिख लेंगे, एंड डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT लगा देंगे। ये बात ध्यान रहे कि ये रिएक्शन आप डेल्टा H कंबशन वाली ही लिखें, मतलब जो सब्सटेंस जला रहे हैं उसका 1 ही मोल होना चाहिए ना भाई।
डेल्टा एच को कैसे डिफाइन किया था? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंबस्टेड। तो मैग्नीशियम का अगर निकाल रहे हो डेल्टा एच कंबशन, तो मैग्नीशियम का 1 मोल ही होना चाहिए। बस इसके बाद हम लोग ये रिलेशन लगा दें और यहां से हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आइए तो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर पर। कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। So the question is that 0.12 gram of magnesium is combusted in a bomb calorimeter. Delta T is equals to 1 degree centigrade. C total of cal मतलब कैलोरीमीटर is 1.5 kilojoule per Kelvin. Find delta H combustion of magnesium at 300 Kelvin. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप लोग भी इसको मेरे साथ साथ ही सॉल्व करिए बिना देखे। ठीक है, आप अपना सोल्यूशन खुद करिए, मैं अपना सोल्यूशन कर रहा हूँ और फिर आंसर मिला लेंगे दोनों लोग। ठीक है, तो क्या करें भाई, यहाँ हमें डेल्टा टी दिया हुआ है और टोटल हीट कैपेसिटी दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें भाई, पहले तो हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर इफ नथिंग इज मेंशन्ड, कुछ नहीं बोला गया, तो इन जनरल हम मानेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस पर रिएक्शन हो रही है। तो अगर रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस पे हो रही है तो हम लोग डेल्टा यू कंबशन को बोलेंगे माइनस रिलीज हो रहा है, तभी तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, माइनस 1.5 इंटू 1। ठीक है, ऐसा मत हम लोग बोलें कि सर ये तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में है तो इसमें 273 जोड़ना पड़ेगा, नहीं, गलत है। ठीक है, तो माइनस 1.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.12, इतना हमने ग्राम लिया था तो 1 ग्राम के लिए इतना हो जाएगा, इंटू मैग्नीशियम का मोलर मास कर देंगे 24। ठीक है, तो ये इससे कट गया 200। ठीक है ना, और डेल्टा यू कंबशन की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस कितना आ गया, ये माइनस 1.5 है ना, 300 आ गया। ठीक है, माइनस 300 किलो जूल पर मोल आ गया। ठीक है, फिर बच्चों मैंने क्या किया कि मैंने रिएक्शन लिखी, mg सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस goes to MgO सॉलिड, mg सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस goes to MgO सॉलिड, 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा भाई, इसके बाद मैं करूंगा रिलेशन लगाऊंगा केमिकल रिएक्शन वाला। तो डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। ठीक है, डेल्टा U की जगह पर मैं पुट कर दूंगा माइनस 300 और डेल्टा Ng की जगह पर क्या आ जाएगा भाई, इसका डेल्टा Ng की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा Ng आ जाएगा माइनस 1/2, डेल्टा Ng निकालना जानते हो आप, है ना, इंटू R की जगह ये किलो जूल में है, ध्यान रखना, तो R को 25/3 ले लो या 8.314 जो भी ठीक लगे, जूल में डाला, और टेम्परेचर दिया हुआ है एट कितने टेम्परेचर का, 300 केल्विन, तो 300 केल्विन डाला, लेकिन इसको 1000 से डिवाइड करना मत भूलना क्योंकि ये किलो जूल्स में है, मैंने ऐसी प्रैक्टिस करवाई हुई है पहले भी। ठीक है ना, ये किलो जूल्स में है बच्चों, तो किलो जूल्स में है तो उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये भी किलो जूल में आए। तो बस भाई क्या हो गया, 3 से ये कट गया 100 और ये कट गया इधर अपना, है ना, तो ये कितना आ रहा है
25 हो गया, 2 से डिवाइड किए 12.5/10 1.25, तो 1.25 माइनस में है तो -301.25 किलो जूल्स पर मोल। दिस विल बी आवर आंसर टू द प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट एक दो पॉइंट और जो हम लोग को ध्यान रखने हैं, वो क्वेश्चन में कुछ कुछ जो अलग अलग और वेरिएशंस आपको दिख सकते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में जो टोटल हीट कैपेसिटी है ना, सी टोटल का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, सी टोटल का मतलब था द टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इंक्लूडिंग ऑल इट्स कंटेंट्स। ठीक है, द टोटल हीट कैपेसिटी मतलब पूरे कैलोरीमीटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी, यही मतलब हुआ ना। उसमें पानी वानी जो कुछ भी है सब मिला जुला करके। सो सी टोटल का मतलब था कि टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ कैल मतलब कैलोरीमीटर इंक्लूडिंग ऑल इट्स कंटेंट्स। टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इंक्लूडिंग ऑल इट्स कंटेंट्स, ये सी टोटल का मतलब था। ठीक है, तो मेनी अ टाइम्स इट इज सो पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन में कि तुमको सी टोटल नहीं दिया जाए, डायरेक्टली नहीं दिया जाए। ठीक है, इस टाइप से डेटा सेट किया जाए कि एम्प्टी कैलोरीमीटर CMT दिया हुआ है तुम्हें। CMT मतलब हो गया द हीट कैपेसिटी ऑफ एम्प्टी कैलोरीमीटर, MEMPTY है ना। खाली कैलोरीमीटर का हीट मतलब उसमें कुछ है नहीं अभी, मतलब जो उसमें जो इक्विपमेंट्स हैं थर्मोमीटर वगैरह ये सब तो हैं, वो सब फिटेड हैं, लेकिन उसमें तुमने पानी नहीं डाला, मतलब खाली कैलोरीमीटर की बॉडी का तुम्हें दिया हुआ है कि CMT दिया हुआ है। अच्छा, फिर बोला जाए कि जो M है उसमें मास ऑफ वाटर डाला गया, ये दिया हुआ है। पानी का कितना मास उसमें डाले, उसमें 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम 500 ग्राम जितना भी है, वो पानी कितना डाले वो मास दिया हुआ है। ठीक है, और तुम्हें S दिया हुआ है। S मतलब हो गया द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम जानते हो पर यूनिट मास होता है, पर ग्राम ऑफ वाटर, या पर किलोग्राम भी हो सकता है, वो तो यूनिट देख के समझ में आ जाता है, जनरली पर ग्राम होता है। तो S मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, समझ गए ना बात को। तो तुम्हें सी टोटल डायरेक्टली ना दे करके तुम्हें बोला जाए कि खाली कैलोरीमीटर का मतलब खाली कैलोरीमीटर मतलब कैलोरीमीटर माइनस पानी, तो कैलोरीमीटर में से पानी निकाल दो तो जो बची हुई चीज है दैट इज एम्प्टी कैलोरीमीटर। ठीक है, तो तुम्हें CMT दिया हुआ है कि या इसको जरूरी नहीं कि एम्प्टी वर्ड हर बार बोला ही जाए, मतलब बोल दिया जाए कि सिर्फ कैलोरीमीटर का इतना है ना, जो ओनली कैलोरीमीटर है उसका इतना है। फिर बोला जाए कि उसमें पानी भी मिला है, और M है मास ऑफ वाटर, और S है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब कि 1 ग्राम पानी के लिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल जो होंगे इनमें जब तुम सी टोटल की बात करोगे तो सी टोटल को तुम सोचना सी मतलब क्या हो गया CMT। एम्प्टी वर्ड कई बार बहुत बहुत स्ट्रेस दे के नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा कि कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी इतनी है और उसमें इतना मास पानी मिलाया गया। तो जब भी पानी का मास अलग से दे दिया जाए तो आप समझ जाना कि ठीक है अब हमको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक है, तो CMT प्लस आप क्या कर देना M into S, ये आपका सी टोटल आ जाएगा, मतलब कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी और पानी की हीट कैपेसिटी, ये आप जोड़ देना तो आपके पास टोटल हीट कैपेसिटी आ जाएगी। और टोटल हीट कैपेसिटी आ गई तो इसके बाद क्या करना है ये आप अच्छी तरह जानते हो, ये कॉन्सेप्ट तो आपको मैं दे ही चुका हूं। ठीक, एक ये बात हो गई ये एक वेरिएशन हो सकता है सवालों में। ठीक है, दूसरा एक वेरिएशन ये हो सकता है कि कभी अलग से क्वेश्चन बनाने वाला आगे बढ़कर खुद से बोले कि हमने कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर बनाया है। जब क्वेश्चन बनाने वाला आगे बढ़ के खुद से ये बात बोले तो, नहीं तो सिर्फ बॉम्ब कैलोरीमीटर की अगर बात हुई है तो वो तो कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइस है। और ये बात ध्यान रखिए, मैंने वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम लिखते समय ऐसा बोला था अनलेस अदरवाइज मेंशन। तो अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर की चर्चा हो जाए,
कि कहीं से हमने कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर बना दिया बच्चों, तब तो फिर क्या करना है, तब तो क्वेश्चन और आसान ही हो गया एक तरह से देखें तो। तब तो हमारे पास सीधे मतलब आसान क्या, छोटा हो गया, और तब तो फिर जो भी हीट का एक्सचेंज होगा उसको हम लोग सीधे सीधे पहले स्टेप में क्या बोल देंगे, डेल्टा एच नॉट कंबशन बोल देंगे, माइनस सी टोटल इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इंटू मोलर मास। ठीक है, क्लियर है सबको बात ये? तो अगर कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीमीटर बोला जाए तब तो सीधे सीधे आपके पास डेल्टा एच नॉट ही आ जाएगा, है ना। जो भी हीट रिलीज हुई थी अभी तक आप उसको 1 मोल के द्वारा, उसको आप डेल्टा यू बोल रहे थे बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस होंगी तब तो सीधे इसी को डेल्टा एच बोल दोगे, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर मानोगे तभी जब अलग से बोला जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं बोला गया है तो उसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। ठीक है, सो दैट कंप्लीट्स अवर टॉपिक ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, और इसी के साथ हमारा एंथैल्पी ऑफ कंबशन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी, ये दोनों भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।